नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। दर्पण से प्रतिबिंब बनने का जो पहला नियम होता है ये इस प्रकार है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर जाती है। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास कोई दर्पण है, इस तरीके से यह कोई दर्पण है जिसकी एक सतह पे पालिश की गई है। ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। यहां दर्पण का ध्रुव P है, यहां कहीं दर्पण का फोकस F है और यहां वक्रता केंद्र C है। पहले नियम में कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है। मतलब यदि कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, ये मुख्य अक्ष है और ये कोई प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, जब यह दर्पण पे टकराएगी तो इसका परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात यह फोकस से होकर जाएगी। ये दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का पहला नियम है। दूसरे नियम में कह रहा है कि दर्पण के फोकस F से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण के फोकस F से होकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अर्थात इस तरीके से कोई दर्पण है, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, यहां दर्पण का ध्रुव P है, यहां फोकस F है और यहां कहीं वक्रता केंद्र C है। कह रहा है कि दर्पण के फोकस F से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, मतलब अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से चल रही है कि ये फोकस F से होकर जाती है, तो जब इस प्रकाश के किरण का परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस तरीके से पहले नियम में यह था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, जबकि दूसरा इसका नियम यह है कि अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस तरीके से ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है। और तीसरे नियम में कह रहा है कि वक्रता केंद्र C से आने वाली प्रकाश की किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर आ रही है तो यह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाएगी जिस मार्ग से वो आ रही थी। इस प्रकार से देखते हैं इसको। जैसे इस तरीके से कोई दर्पण है, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, यहां ध्रुव P है, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। अब यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर आए इस तरीके से, तो जब दर्पण के द्वारा इसका परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। इस प्रकार से हमने दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में समझा। अब आगे हम पढ़ेंगे दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना पढ़ेंगे और इसके बाद उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। इसमें जो पहला कंडीशन है वो यह है कि यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, आइए देखते हैं। मान लेते हैं इस तरीके से एक दर्पण है, ये कोई अवतल दर्पण है। क्योंकि हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ रहे हैं तो एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ये मुख्य अक्ष होता है, यहां दर्पण का ध्रुव है P, यहां फोकस F होगा और यहां
वक्रता केंद्र सी होगी। कह रहा है कि यदि वस्तु अनंत पर हो, अर्थात अनंत पे कोई वस्तु रखी है, इस दर्पण के द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसके बारे में हमको जानना है। तो एक बात याद रखेंगे कि अनंत से आने वाली या अनंत को जाने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं, वह एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो अगर वस्तु अनंत पर है तो जो प्रकाश की किरण चलेगी वो इस तरीके से आएगी। एक प्रकाश की किरण इस तरीके से चलेगी, फोकस से होकर जाएगी, और हमने कहा था कि जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण है वो भी इसी तरीके से जाएगी, और चूंकि ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से जा रही है, इसलिए ये प्रकाश की किरण जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। क्योंकि पहले ही बताया गया था कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से आ रही है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। दोनों किरणों को इसलिए इस प्रकार से एक दूसरे के समांतर भेजा जा रहा है, क्योंकि जो वस्तु है अपना वह कहीं अनंत पे रखा गया है, और अनंत से आने वाली और अनंत को जाने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो दो प्रकाश की किरणें हैं जो एक दूसरे के समांतर चल रही हैं। पहली प्रकाश की किरण जो फोकस एफ से होकर जा रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, और दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र सी से होकर जा रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग से वापस लौट जा रही है। इस प्रकार दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को यहाँ किसी बिंदु आई डैश पर काट रही हैं, जहां वस्तु का वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। और हम देख रहे हैं कि यह जो प्रतिबिंब बन रहा है वह दर्पण के फोकस पर स्थित है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत पे रखा गया हो, यदि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत पे रखा गया हो, तो अवतल दर्पण के द्वारा उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है और फोकस पर बनता है। तो इस तरीके से अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसके लिए वस्तु की स्थिति के बारे में हम लोग बता सकते हैं। दूसरा कंडीशन यह है कि यदि वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच हो। इस कंडीशन में क्या होगा, इस तरीके से देखते हैं कि ए बी कोई वस्तु है जो अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में स्थित है। अब कोई प्रकाश की किरण है जो वस्तु की नोक ए से चलेगी, और यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी इस तरीके से, और दर्पण के किसी बिंदु ए डैश पे टकराएगी। और चूंकि ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, अतः ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। एक दूसरी प्रकाश की किरण है जो वस्तु की नोक ए से चलना शुरू करती है, और यह प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है। और हमने पहले ही बताया है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से जाएगी वह प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहाँ किसी बिंदु आई डैश पर काट रही हैं, जहां पे आई डैश, जहां आई डैश वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। अगला कंडीशन यह है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। तो अगर वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित है तो एक प्रकाश की किरण है जो वस्तु की नोक से चलेगा, और यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रहा है, इसलिए दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगा। और एक दूसरा प्रकाश का किरण है जो उसी बिंदु से चलना शुरू करता है, फोकस एफ से होकर जाता है। और अभी बताया गया था कि अगर कोई प्रकाश की किरण है जो फोकस एफ से होकर जा रही है
वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इसलिए ये प्रकाश का जो किरण है यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये दोनों परावर्तित किरणें, पहली किरण ये वाली जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, परावर्तन के पश्चात फोकस से जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण जो फोकस एफ से जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। इस प्रकार दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को यहाँ कहीं किसी बिंदु आई डैश पर काट रही हैं, जहां वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पे रखा गया, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा गया, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वह वस्तु के नीचे बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा गया हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु के ही नीचे बनेगा। अर्थात दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा और जितना बड़ा वस्तु का आकार है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब उसका प्राप्त होगा और यह जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक होगा। अगला कंडीशन यह है कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच में रखा गया हो तो इस स्थिति में क्या होगा। यहां मान लेते हैं कि सी और एफ के बीच में कोई वस्तु रखा है इस तरीके से। तो एक प्रकाश की किरण है जो वस्तु की नोक से चलेगी, मान लेते हैं वस्तु अपना ए बी है। एक प्रकाश की किरण जो वस्तु की नोक ए से चल रही है और जब इसका परावर्तन होगा, चूंकि ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी और एक दूसरी प्रकाश की किरण है जो उसी बिंदु ए से चलेगी और यह प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी। और चूंकि यह प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है, अतः प्रतिबिंब बनने के नियम से अगर देखते हैं तो जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु आई डैश पर काट रही हैं, जहां आई डैश वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में रखा गया हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इसके पहले वाले हर कंडीशन में देखा, पहला कंडीशन जब वस्तु अनंत पे था तो जो प्रतिबिंब बना वह फोकस पे बना और वास्तविक उल्टा बना और वस्तु से बहुत छोटा बना। दूसरा कंडीशन जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया तो वस्तु का जो प्रतिबिंब था वह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना, वास्तविक उल्टा बना और वस्तु से छोटा बना। तीसरे कंडीशन में हमने ये देखा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पे रखा गया तो वस्तु का जो प्रतिबिंब था वह हमको वक्रता केंद्र सी पर ही प्राप्त हुआ और प्रतिबिंब का जो आकार था वो वस्तु के ही बराबर था और इसकी जो प्रकृति थी वह वास्तविक थी। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में रखा गया है तो इस कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वह वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में प्राप्त हो रहा है और इस प्रतिबिंब का जो आकार है वह वस्तु से बड़ा है और यह प्रतिबिंब वास्तविक है। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं। अगला कंडीशन है कि यदि वस्तु फोकस एफ पर स्थित हो तो अगर वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस पे रखा गया होगा तो एक प्रकाश की किरण इस तरीके से चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर और चूंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो जब इसका परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात यह दर्पण के फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण इस तरीके से वक्रता केंद्र सी से जा रही है और पहले ही बताया गया था कि अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र सी से जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह जिस मार्ग से जा रही है उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों प्रकाश की किरणें, दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जा रही हैं और चूंकि जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है वो अनंत तक जाती हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहीं अनंत पे बनेगा और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि अगर अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को उसके फोकस पे रखा गया है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह अनंत पे बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इसमें एक कंडीशन और है, आइए उसको भी देख लेते हैं। यदि वस्तु फोकस F तथा ध्रुव P के बीच स्थित हो तो इसके लिए सबसे पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। यह एक अवतल दर्पण है। ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। यहां दर्पण का ध्रुव P है और यहां फोकस F है। कह रहा है कि यदि वस्तु फोकस F और ध्रुव P के बीच स्थित हो तो यहां कहीं कोई वस्तु स्थित है। मान लेते हैं वस्तु का नाम AB है। यहां कहीं वक्रता केंद्र C होगा। इसको और आगे भी बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। अब प्रकाश की किरण, पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी इस तरीके से, दर्पण से परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र C से जाती है, और हमने पहले ही बताया कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि पीछे की ओर जब प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर जाती हैं तो एक दूसरे से दूर हट जा रही हैं। एक इधर चला जा रहा है, दूसरा इधर चला जा रहा है, अर्थात ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे से दूर दूर चली जा रही हैं। इस प्रकार पीछे की तरफ ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को नहीं काट सकती। अतः हमको प्रतीत होता है कि दर्पण के पीछे की तरफ इस तरीके से अगर हम इनको बढ़ाते हैं तो दर्पण के पीछे की तरफ ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पे इस तरीके से। और यहीं पे वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस F और ध्रुव P के बीच रखा गया हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह दर्पण के दूसरी ओर बनता है और आभासी सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना।